ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12th में कहाँ पर एनिलीन हम लोग कर रहे थे और एनिलीन की कितनी प्रॉपर्टीज, नहीं लेक्चर कितने हो गए हम लोग के 5। हाँ, हाउ मेनी लेक्चर्स वी हैव डन इन दिस चैप्टर? हाँ 6 हो गया। अच्छा 6 लेक्चर हो गया, तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 7। हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7। और फिर जरा 2 मिनट पहले एक्सप्लेनेशन हमारा ऑब्जर्व कर लीजिए। नाइट्रोबेंजीन, नो एनिलीन, एनिलीन का हेलोजनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें हम लोग ऐसी रिएक्शन कराते हैं तो 4 ऐसी चलते हैं, 4 ऐसी रिएक्शन होते हैं। कौन कौन सा? जैसे अगर हम लोगों ने सपोजिंग, हाँ बहुत अच्छा, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत अच्छा फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये 4 ऐसी रिएक्शन चलते हैं। इन चारों में कुछ नहीं करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ग्रुप, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप। अगर विथड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, बस इसी को रखना पड़ेगा आपको। विथड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग। नाइट्रोबेंजीन हमने लगा दिया, NO2 लगा दिया। अब अगर इसका क्लोरीनेशन कर दें तो क्लोरीन यहां आएगा, मेटा पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया तो डाई नाइट्रो हो जाएगा। यहीं पर Cl की जगह हम NO2 लगा देंगे, डाई नाइट्रो हो गया। फिर इसका नाइट्रेशन कर दें तो ये बनता है TNB, बेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन जी आ जाता है। अच्छा TNT, टॉल्वीन। खाली हमको ये बताना है TNB इज मोर एक्सप्लोसिव देन TNT, ये बताना था हमें। हाँ, TNB इज मोर एक्सप्लोसिव, TNT एक्सप्लोसिव होता है, ट्राइनाइट्रोटोल्वीन इज एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। यहां पे हमको जैसे इसको देखिए GNT, कुछ ऐसा याद आता है, एक्सप्लोसिव है ये। चाहे बोले ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जब हाँ, चाहे ऐसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ये वाला ज्यादा आसान पड़ता है, ट्राइनाइट्रो ये ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। लिखते GNT हैं, लिखते GNT, जैसे ऐसे चल रहा है ना, GNT करते हैं। ग्लिसरॉल के किससे बनेगा, कैसे? नाइट्रेशन से, ग्लिसरॉल के नाइट्रेशन से। तो ये सारे एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। फिर कैन यू रिकॉल वन मोर एक्सप्लोसिव, पिक्रिक एसिड, एक्सप्लोसिव होता है पिक्रिक एसिड। ये कैसे बनता होगा? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल से बनता है। तो फिनॉल, तो ये कंपाउंड था OH, हाँ बहुत अच्छा। और रीजन उसका यही रीजन है, लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से रेट ऑफ एसिड रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ एसिड रिएक्शन ये सारे एसिड रिएक्शन ही तो हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो एसिड रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ग्रुप का नाम, हाँ डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ एसिड रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ एसिड रिएक्शन बढ़ जाता है। और ऊपर से यहां तो लोन पेयर है। हम लोग के पास 2 एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर है, फिनॉल है और दूसरा एनिलीन है। ये 2 कंपाउंड खास करके डिफरेंट बिहेवियर देते हैं। खाली यही 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो 2,4,6 देते हैं, याद आया। और सारे जो कंपाउंड हैं वो या तो ऑर्थो पैरा देंगे या मेटा देते हैं। लेकिन फिनॉल एंड
aniline. These are two such aromatic compounds which are due to the presence of lone pair of electron. They have such type of behavior. तो इसीलिए जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो they require how many moles of reagent? 3 moles of reagent. They require 3 moles of reagent. हेलोजिनेशन करेंगे तो 3 मोल ऑफ हेलोजन डालना पड़ता है, 3 मोल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करके वापस आ जाते हैं। पिक्रिक एसिड का हमने नहीं, फिनॉल का हमने नाइट्रेशन करा दिया तो ये बन जाएगा, कहां पे जाएगा? 246 पे जाएगा, 246 पे जाएगा। अच्छा, अगर आपको याद हो कि फिनॉल एसिडिक है कि नहीं? फिनॉल एसिडिक होता है। अच्छा, फिनॉल को अगर सोडियम से रिएक्ट करा दे तो सॉल्ट बनाएगा? बनाएगा, बहुत अच्छा। NaOH से सॉल्ट बनाएगा? NaOH से बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट से बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट से नहीं बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट से नहीं बना पाता बेचारा क्योंकि उतना एसिडिक नहीं है। सोडियम कार्बोनेट से कौन बना लेता है सॉल्ट? एसिटिक एसिड बना लेती है। एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक। हाँ, हाँ, क्योंकि जब एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव, बहुत अच्छा, या मोर स्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एलिफेटिक कंपाउंड्स यूजुअली मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब हम रिकॉल एक चीज ये करना चाह रहे हैं। अभी आपने कहा कि फिनॉल सोडियम कार्बोनेट से सॉल्ट नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? बिकॉज इट इज अ वीकर एसिड है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर हम इसका नाइट्रेशन करा दें तो ये बन जाएगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि नाइट्रेशन इस NO2 का ये हो जाएगा ना, ये NO2 तो विड्रॉइंग है, इसका इफेक्ट यहां पर आएगा क्या? कुछ एसिडिक कैरेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा इसके? अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और H अलग होना चाहिए तो H माइनस। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? इकरा आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? नहीं आपको, हाँ इकरा 2, हाँ नहीं आ रहा है तो सुनिए। फिर जब भी क्वेश्चन ना समझ आया करे ना तो इसकी हैबिट बनाइए। बोलने में थोड़ा सा मतलब एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये तो कर सकते हैं, हाथ तो उठा ही सकते हैं कि सर देयर इज अ प्रॉब्लम। इसकी हैबिट डालिए, ठीक है। और ये नॉर्मली हम लोग ऐसा क्यों नहीं, जैसे नहीं आ रहा था फिर भी आप चुप बैठे थे, ऐसा क्यों होता है? इट्स अ ह्यूमन नेचर। वी गो फॉर व्हाट इज कंफर्टेबल। ये किसका नेचर है? ये माइंड का नेचर होता है। ये माइंड का नेचर होता है। माइंड जो है वो इनर्शिया में रहना चाहता है। ठीक है ठीक है, कौन इतना मेहनत करे, लेकिन नहीं, इसी की आदत बनानी है आपको, इसी की आदत बनानी है। इससे क्या होगा? लीडरशिप डेवलप होती है। जैसे ये कहा जाता है क्राइम करना और क्राइम सहना कौन सा ज्यादा, हाँ नहीं, कौन सा ज्यादा डेंजरस है? सहना ज्यादा डेंजरस है। तो सहना और खराब चीज है, क्राइम करने से ज्यादा खराब क्राइम को सहना होता है। तो चुप मत बैठा करिए, कभी मत बैठा करिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको, जैसे मान लीजिए कि आप चुपचाप बैठे हैं तो धीरे धीरे हम लोग की हैबिट बनती जाती है उस चीज़ की। हमको यहाँ से मतलब नहीं है, हमको पर्सनैलिटी से मतलब है कि एक चीज़ हमको पता लग जाए कि हाँ हमारे अंदर लीडरशिप कैसे डेवलप करेगी। तो एक हैबिट ये डाल लिया हमने। अगर हमको नहीं आ रहा है तो 10 लोग बैठे हैं तो बोलने में थोड़ा तो दिक्कत होती है, तो हम ये कर सकते हैं, तो जब हाथ उठेगा तो अगला आदमी खुद ही पूछेगा हाँ क्या हो गया तो उसका आप क्वेश्चन बोलिए फिर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहना चाहिए चाह रहे थे कि फिनॉल एसिडिक होता है, यहाँ तक तो ठीक है, फिनॉल एसिडिक होता है,
लेकिन सोडियम कार्बोनेट से क्यों नहीं रिएक्ट करता है? क्योंकि उतना एसिडिक नहीं होता, ये उतना एसिडिक नहीं होता। तो हमने जब इसका नाइट्रेशन कर दिया तो ये बन गया, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड इसी को कहते हैं। पिक्रिक एसिड में क्या हो गया? 3 NO2 लगा दिया। अच्छा, NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब इकरा बताइएगा ट्रू, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसके साइज पे क्या फर्क पड़ता है? छोटी हो जाती है। बहुत अच्छा, कैटायंस आर स्मॉलर। साइज छोटी हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इट मीन्स दिस ऑक्सीजन बिकेम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ गई, हाँ, तो ये OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि देर में? इकरा को बोलने दीजिए। हाँ, अब ये NO2 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई इसकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से इस बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा? स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? वीक हो गया। कैसे पता? ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर इज द बॉन्ड। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर इज द बॉन्ड। जैसे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जब डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, जल्दी टूट जाता है। जब जल्दी टूटेगा तो जब टूटेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। दिस विल गिव अस H+। तो क्या हो गया? एसिडिक हो गया ये। तो एसिडिक कैरेक्टर NO2 के आने से H+ जल्दी प्रोड्यूस करेगा, जल्दी प्रोड्यूस करेगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये H+ जल्दी प्रोड्यूस करेगा। तो फाइनली क्या हो गया? एसिडिक कैरेक्टर हमारा बढ़ गया। तो अब हमको क्वेश्चन ये करना था, ये टर्म याद आ रहा है आपको? एफरवेसेंस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बोर्ड्स का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एफरवेसेंस बबल्स को कहते हैं। ये वर्ड आता है केवल इसी को कंफर्म करने के लिए। क्या है? कौन सा कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में एफरवेसेंस देता है? अच्छा, कौन सा नहीं देता? ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल नहीं देता, फिनॉल नहीं देता। बहुत अच्छा, एल्कोहल। जब फिनॉल नहीं दे रहा है तो एल्कोहल तो फिनॉल से भी कम एसिडिक होता है। नहीं पता है तो रटना शुरू करिएगा। एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो जब फिनॉल नहीं दे रहा है तो अल्कोहल कैसे दे देगा? वो भी नहीं देता है। नहीं, एस्टर तो दूसरा हो गया। एस्टर में एसिडिक कैरेक्टर कहाँ है? एस्टर तो एसिड से रिएक्ट करके बनता है। एस्टर इज जस्ट लाइक सॉल्ट, उसमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, वो तो न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन जो एफरवेसेंस की बात करें, कौन एफरवेसेंस? पिक्रिक एसिड एफरवेसेंस दे देगा, फिनॉल नहीं देगा, लेकिन पिक्रिक एसिड दे देगा, एसिडिक एसिड दे देगा, एसिडिक एसिड भी देता है। तो ये दो एसिड है जो दे देती हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब हम लोग को जो टॉपिक करना था, नाइट्रेशन करना था, है ना। कॉपी में हेडिंग हम लोग को दिया था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए देखिए, इसका जो नाइट्रेशन है, पहले ये कह रहे थे कि इसके तीनों ऐसी रिएक्शन, इसके मतलब एनिलीन के तीनों जो ऐसे रिएक्शन है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट। तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बनता। हेलोजनेशन पे क्या क्वेश्चन बनेगा? कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब इसमें दो ऑप्शन आते हैं ना। अगर कुछ नहीं कहा तो 2, 4, 6 बनता है हेलोजनेशन पे। और अगर हमने CS2 डाल दिया सॉल्वेंट, CS2 की क्या खास बात है? लेस नहीं, लेस पोलर, हाँ, लो पोलरिटी सॉल्वेंट है, लो पोलरिटी सॉल्वेंट। और इसका उल्टा हाई पोलरिटी सॉल्वेंट वाटर होता है। उस कंडीशन में 2, 4, 6 बनाता है। और जो हमने CS2 डाला तो मतलब मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा,
फिर हम लोगों ने सल्फोनेशन किया। सल्फोनेशन में क्या खास बात थी? हाँ, ज्विटर आयन, बहुत अच्छा। सल्फोनेशन की खास बात ज्विटर आयन थी कि एक तो यह है कि एनाडीन का सल्फोनेशन इजीली नहीं होता है, 180 डिग्री टेम्परेचर था और फॉर अ लॉन्ग पीरियड था, काफ़ी टाइम के लिए था, तब होता है। और क्या बनता है? तो पैरा पोजीशन पर SO3H आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सल्फानिलिक एसिड। ये वर्ड याद करना पड़ेगा आपको, सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड याद करने का क्या तरीका है? बार 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 बार। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सत, वो टर्म हमने क्या दिया था? What was that phenomenon called? सत सहस्त्र साधना। सत सहस्त्र साधना। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। 100 से लेके 1000 तक रिपीटिशन करना है। क्या अभी तक आपने इस वर्ड को 1000 से कम बार सुना होगा? ये ज्यादा सुना, ये ज्यादा सुना? हाँ नहीं, ऐसे तो हम गिनने की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली इन दोनों में से कौन सा वर्ड ज़्यादा सुना है आपने? जब कोई चीज़ आप करने जाते हैं तो पब्लिक आपसे ये ज़्यादा कहती है कि ये ज़्यादा कहती है? इन पब्लिक इंक्लूडिंग पेरेंट्स, हाँ, नो ज़्यादा कहते हैं। हाँ, सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। अब उसकी वजह से क्या होता है? अच्छा, पेरेंट्स जानबूझ के नहीं करते, वो जानबूझ के नहीं कहते, उनको ब्रेन के मैकेनिज्म नहीं पता होती है। प्रॉब्लम ये है। अब हमारी जो फीलिंग है, हमको लगता है कि शादी होने के पहले पेरेंटिंग की क्लास होनी चाहिए। मतलब ये मेरे दिमाग में आइडिया आया है। हाँ, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसके लिए। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप मैरिड हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि शादी.com का ओनर मैरिज नहीं किया उसने। इतनी बड़ी वेबसाइट है लेकिन उसने ही इज अनमैरिड। हाँ नहीं, बर्बादी गलत वर्ड है, बर्बादी गलत वर्ड है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है ही नहीं है, खाली इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस को हिंदी में क्या कहा जाए? नहीं है, नहीं ना ना ना, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसकी? हाँ हाँ, इल्म ना होना। इल्म ना होना मतलब नॉलेज ना होना। नॉलेज, उसको इल्म कहा जाता है ना? इल्म कहा जाता है। और अज्ञान हिंदी में, इग्नोरेंस का एग्जैक्ट मीनिंग है अज्ञान। अज्ञान किस चीज का है? जैसे देखिए, 2 सेंटेंस सुनिए, आपको मजा आ जाएगी। मैं अपने मन का हारा या मैं अपने मन का मारा? अगला आदमी अगले मन का मारा। तो 2 मरे हुए इंसान जिंदगी ढूंढने चले, इसलिए प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। नहीं समझ आया? मैंने ये कहा कि भाई जैसे आप सिंगल से मिंगल क्यों होना चाहते हैं? नहीं, आप चुप रहिए फिर क्योंकि ये कोई खराब बात नहीं है, तो फिर चुप रहिए ना। नहीं समझ आ रहा तो फिर मतलब जैसे ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना कि प्रॉब्लम से भागा जाए, ये सोल्यूशन थोड़ी ना है, प्रॉब्लम को फेस करना है। अगर सभी लोग ऐसे सोचे तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? फिर सब लोग शादी करना बंद कर दें तो कैसे चलेगा? फिर नहीं चलेगा, सोसाइटी चलेगी नहीं, फिर नहीं चल सकता। फिर तो फिर इट इज अ डिवाइन एक्ट, ये भी याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन, इट इज अ डिवाइन एक्ट।
क्योंकि उससे सृष्टि चलती है, संसार चलता है उससे, है ना। अब हंसी मजाक अलग की चीज़ है, अगर वो चीज़ देखिए 2 मिनट में भी कहानी बदल जाएगी। अगर रिप्रोडक्शन ना होता, ये बात मैं 5, 6 या 10 साल पहले क्लास 10 से बोल दिया, तो उस बच्चे ने जाके घर बताया, और वो बैंक के मैनेजर थे फादर उनके, तुरंत मेरे को कॉल किया, क्या आप ये सब क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हमने कि क्या पढ़ा रहे हैं, आप सेक्स के बारे में बताते हैं। ओके, क्या बताते हैं आप अगर यहाँ आ जाइए तो फिर क्लियर हो जाए। अब बच्चे ने क्या नैरेट कर दिया, उसको क्या समझ, 10th का बच्चा था, तब से कान पकड़ा मैंने कि छोटे बच्चों से बातें नहीं करनी है, कि उनको क्या समझ में आ गया। मैंने ये कहा था कि बुद्ध, जीसस, अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो ये पैदा कैसे होते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर वो ना होते, अगर बुद्ध की वजह से कितना रिफॉर्म हुआ था बुद्ध की वजह से, जो हम अशोक सम्राट कितना उसने तबाही किया था, अब बुद्ध की वजह से लास्ट में आकर के वो चेंज हो गया था, केवल बुद्ध की वजह से। कितने लोग ने चेंज किया था बुद्ध की वजह से। तो अब वो रिप्रोडक्शन ना होता तो बुद्ध जी आते कैसे फिर। तो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माइंड में। जो अभी हमने सेंटेंस कहा था कि मैं अपने मन का मारा, अगला आदमी अपने मन का मारा, और 2 मरे हुए इंसान चले जिंदगी ढूंढने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मन के मारा का मतलब कि वो सारी उसकी एक्टिविटी मन से गवर्न होती है। तो बिना मन के शादी करते हैं? नहीं, शादी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अब जिंदगी की बात हो रही है। मतलब जैसे बच्चे ने कहा कि पापा स्पोर्ट्स है और हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और इनविटेशन है, आपको आना है। अब पापा का मन नहीं है, नॉर्मली यही होता है। पापा का क्या होता है, नहीं बेटा अब ऑफिस से बहुत ज़रूरी काम है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएंगे। तो अब बच्चा छोटा रहता है तो बेचारा ठीक है, पापा हैं तो हैं पापा। लेकिन ये पापा ने सही किया गलत किया? हाँ, गलत नहीं, बहुत गलत किया। आपको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था, आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। किसी के साथ खेलने का क्या अधिकार है आपको? बच्चे की ज़िंदगी से खेलेंगे कैसे आप? आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो भीड़ में खाली आपको ढूंढ रहा था बच्चा। मेरे को गुस्सा आ जाती है इस बात के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेरेंटिंग की क्लास होनी चाहिए शादी के पहले, कि बच्चा पैदा करने के बाद सबसे पहला काम होगा, आप हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो जाएगा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे बच्चे के सामने, अकेले लड़िएगा। जब बच्चा घर से बाहर रहेगा खूब घमासान युद्ध करिएगा घर में आप। लेकिन जैसे बच्चा आए हंसना हक करना चालू करिए। बच्चा जो देखता है, बच्चे ने क्या देखा, हेट्रेड देखा है अभी तक। क्योंकि बच्चे ने जब से बच्चा बड़ा हुआ, जब से समझदार हुआ, मम्मी पापा को कैसे देखता है, वो लड़ते हुए देखता है। तो उसको क्या लगता है कि शादी का मतलब यही लड़ाई होती है। अच्छा, कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं, मतलब कितनी एज हो जाती है फिर भी एक दूसरे को हक करते हैं बच्चों के सामने। तो बच्चे ने क्या सीखा, प्यार सीखा। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म है ना कि अगर बच्चा मम्मी पापा को हैप्पी देखता है तो उसको अंदर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब वो लड़ते हुए देखता है तो बहुत ख़राब लगता है उसको, तब इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तब वो घर में रहना नहीं चाहता है, वो देखना नहीं चाहता ये सब, तब वो घर बाहर जाएगा, तब वो फिर कहीं कोई फ्रेंड या फ्रेंडा ढूंढता है वो, तभी उसको ज़रूरत। अगर घर में प्यार मिले तो बाहर आपको फ्रेंडशिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैकेनिज्म वहाँ से शुरू होती है। तो मेरा कहने का मतलब, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मेरे साथ आए तो उसको प्रॉपर वे में, अभी इंडिया में शायद ऐसी कोचिंग नहीं है अभी कि बिफोर मैरिज देयर इज़ अ किसी कुछ पेरेंटिंग की कोचिंग है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप आकर के देखिए, अगर बात समझ में आती है तो फीस पे करिएगा, नहीं तो बात फ्री में नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ जानते हैं, व्हेन यू नहीं, एक चीज़ हमेशा याद रखिए,
व्हेन यू पे देन यू पे अटेंशन, इतना याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा इसको। व्हेन यू पे देन यू पे अटेंशन, इसको याद रखिएगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कोई चीज़ फ्री में कोई वैल्यू नहीं होगी, और फ्री में क्यों करें यार, हम टाइम की कुछ तो कीमत होनी चाहिए, एफर्ट डाल रहे हैं, और प्लस आप इसकी कितनी कीमत लगाते हैं कि आपकी ज़िंदगी हैप्पी होने वाली है। आपने ये सीख लिया कि जैसे एक चीज़ पता लगे कि बच्चे के सामने लड़ाई नहीं करनी, आप लड़ रहे थे, बच्चा आया खेल कर, तुरंत लड़ाई बंद हो गई, तुरंत, क्यों बच्चा आ गया। जैसे अभी उल्टा हो तो पापा आ गए तो किताब कॉपी खुल जाती है, तो वैसे बच्चा आ गया, बच्चा आ गया मतलब हक करना चालू किया। तो ये सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होगी, अब जब आपने बच्चा पैदा किया तो आप अब अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, अब बच्चे की मर्जी से चलेंगे। आप ऑफिस में छुट्टी लेंगे, आप उसकी स्पोर्ट्स में जाएंगे, और नहीं तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा है, आप फादर से दूरी बढ़ा रहे हैं, अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। और फिर जब 5 साल के बाद खबर आई कि उसने तो शादी कर लिया, अरे ये कैसे, मैंने सपने में नहीं सोचा था। अब तो सोचो, अब जाके सपना देखो, शुरुआत तो आप ही ने किया था, क्योंकि अब भाई जब आप उसका ख्याल नहीं है तो उसकी भी तो ज़िंदगी शुरू हो रही है। आपने उस तरह का रिलेशन बना के नहीं रखा कि वो आपसे शेयर कर सकता है, क्योंकि वो जानता था अभी हम कहेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो नो था, स्पोर्ट्स के लिए था। मैं जब क्लास 6 में थे हमने साइकिल के लिए कहा था, नहीं रोड पे चोट लग जाएगी, तुमको एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं अभी नहीं, तुम बड़े हो जाओ तब। अच्छा 10th पास किया तो स्कूटी के लिए मैंने कहा, नहीं बिना डीएल के नहीं बेटा, पहले डीएल बन जाए तो। फिर जब 12th हो गया तो बाइक के लिए, धीरे धीरे मेरे भी सपने बड़े होते गए, क्योंकि और सब फ्रेंड्स के थे, है ना, लेकिन कुछ न कुछ करके, और यही आप सुनाते रहे, तो मैंने तो बस यही सुना और कुछ नहीं सुना। तो फिर उसके लिए हम क्यों बताने आएंगे आपको कि मेरी ज़िंदगी में कोई, हम किसी को पसंद करते हैं, क्यों बताएंगे, क्योंकि हमको पता है अभी यही तो बोलेंगे आप, अभी इतने ज़िंदगी हो गई भाई, यही तो सुना है मैंने, और क्या सुना है। तो फिर ब्रेन के अंदर वो चीज़ बन जाती है कि नहीं। चलिए वापस आते हैं, मतलब कहने का ये था कि लर्न करने का एक ही तरीका है, बस बार बार, है ना, मिनिमम 100 टाइम्स, और मैक्सिमम नो लिमिट, वो मिनिमम ही था 1000 भाई, क्योंकि देखिए अभी भी जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी एकेडमी चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो वो तो हमेशा करना ही पड़ेगा आपको, तो बस लर्न करेंगे। ये हमने किया। एनिलीन के सल्फोनेशन में क्या बना, एनालिनिक एसिड, और फिर आदित्य ने भी क्या बताया था, ज़्विटरैन। इसकी प्रॉपर्टी तो ज़्विटरैन किसको कहते हैं, दोनों एग्जिस्ट करता है। और कब एग्जिस्ट करता है, एनिलीन के ज़्विटरैन का फॉर्मूला बिना कॉपी देखे कोई बता दे। हाँ SO3 हो जाएगा, SO3 माइनस और NH3 प्लस, वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया। अब उसी तरह से नाइट्रेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। मैंने क्या पॉइंट एम्फेसिस किया कि एनिलीन के तीनों ऐसी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सारे कंपाउंड का ऐसी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एसी पे क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब नाइट्रेशन पे क्या क्वेश्चन बनता है, अगर नाइट्रेशन किया हमने तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो देयर। तो जब निट्रिक एसिड डालते हैं तो निट्रिक एसिड तो H+ प्रोड्यूस करता है, ये H+ यहां गया ऐसे करके ना, ये H+ ने यहां पे क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और NH3 बन गया। जब ये NH3 बना, यहां पे कोई चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, जब प्लस आया तो इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस चेंज हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, लेकिन जब HNO3 आया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया
अब तो जब नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पे जाएगा। तो अब आपको ये नई चीज़ लर्न करना है, और किसी कंपाउंड में ऐसा होता ही नहीं है। केवल एनिलीन ऐसा कंपाउंड है जिसके नाइट्रेशन में तीनों बनता है। तीनों मतलब हाँ, ऑर्थो मेटा पैरा। नॉर्मली क्या बनना चाहिए था? नहीं, ऑर्थो पैरा बनना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं, NH2 डोनेटिंग था। NH2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था लोन पेयर की वजह से, तो इसको ऑर्थो पैरा देना चाहिए था। लेकिन जब भी HNO3 डालते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रोड्यूस करता है, वो तीनों दे देता है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि एनिलीन के नाइट्रेशन से क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे तीनों दे देता है। और ऊपर से मेटा को अभी देखिएगा तो 47% कम तो नहीं होता, 51% ऑर्थो देता है, ऑर्थो 2% पैरा देता है। तो पैरा को अगर ना भी बोलें तब भी चलेगा, 2% था। तो मेजर प्रोडक्ट इसकी क्या हो गए? ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो एंड मेटा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो 51% है, अभी लिखाएंगे। ऑर्थो 51% है एंड मेटा 47% है, तो यही दोनों मेजर प्रोडक्ट हो गए। जिसको ना पता हो तो ऑर्थो और पैरा को मेजर कहेगा वो, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ, इसका इफेक्ट देख करके तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेगा वो। लेकिन जब रिएक्शन करते हैं तो मेटा 47% आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, हमको अगर खाली पैरा चाहिए, क्योंकि ऑर्थो तो बहुत कम बनता है, वैसे भी बहुत कम बनता है, 2% बनता है, तो हमको खाली पैरा चाहिए मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो मेटा नहीं चाहिए। तब हम क्या करें? तो हम फिर इस ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं, NH2 की रिएक्टिविटी को कम कर लेते हैं। अब ये नई इंफॉर्मेशन सुनिए, अगर हम इस कंपाउंड का एसिटाइलेशन करा दें, इस कंपाउंड का एसिटाइलेशन करा दें, एसिटाइलेशन करा के तो यहां से क्या हटा के क्या लगाएंगे आप? हाँ, H हटा के। बहुत अच्छा। जब एसिटाइलेशन करेंगे तो ये बनेगा NHCO NCH3, ये बन जाएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज है? प्लस चार्ज है। एसिटाइल पे तो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। देखिए, वहां तक इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो लोन पेयर खींचेगा नहीं, बस खत्म हो गया। लोन पेयर की वजह से तो रिएक्टिविटी हो रही थी इसकी, इलेक्ट्रॉन इसने इधर खींचा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। जब रिएक्टिविटी कम हो गई तो अब ये मेटा प्रोडक्ट नहीं देगा, अब ये खाली ऑर्थो देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? कॉपी में एक्सप्लेनेशन नोट करिए, नाइट्रेशन हेडिंग करिए और पूरा नहीं लिखेंगे, लिखिए इन द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, in the nitration of aniline, besides ortho and para, comma, significant amount of M nitroaniline is also formed. Meta nitroaniline is also formed. फिर रिएक्शन लिखिए और तीन प्रोडक्ट एक साथ बनाएंगे। एनिलीन, बेंजीन रिंग हैविंग NH2, benzene ring having NH2, on the arrow HNO3, concentrate HNO3, concentrate sulfuric acid. First write aniline, benzene ring having NH2, then on the arrow concentrate HNO3 and concentrated H2SO4, concentrate H2SO4। ये डिग्री सी में कितना हो जाएगा? 288। हाँ,
-273 करिए, 12 नहीं, 12 नहीं आएगा, 288 - 273 15 आएगा। हाँ 15 डिग्री सी है ना, 15 डिग्री लिखी या 288 लिखे हैं। फिर तीनों प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट में पहले ऑर्थो बना दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग NH2 नहीं, पैरा, सॉरी वेरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया था। ऑर्थो 2% है, पैरा 51 है। पैरा है 51%, नीचे लिखिए 51%। उसके बाद फिर मेटा बना दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग NH2 और मेटा पर NO2 लगा दीजिए। ये कितना 47%, मेटा 47% है, एंड प्लस ऑर्थो इज ओनली 2%, ओनली 2%। बेंजीन रिंग हैविंग NH2, ऑर्थो पर NO2 लगा दीजिए, ऑर्थो पे NO2 लगा दीजिए। देन राइट नोट। अब क्या करने जा रहे हैं कि क्या करें कि खाली पैरा प्रोडक्ट बने, मेटा ना बने, तो अभी हाँ एसिटाइलेशन, बहुत अच्छा। तो नोट पे लिखिए, बाई प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप, बाई प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप, बाई प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप, by acetylation, by acetylation with acetic anhydride, इसे भी करते हैं acetylation, acetic anhydride, acetic anhydride, then comma, nitration reaction can be controlled, nitration reaction can be controlled, and the p-nitroaniline, para-nitroaniline and the p-nitroaniline can be obtained as the major product, can be obtained as the major product, major product। तो रिएक्शन स्टार्ट करिए। राइट एनिलीन फर्स्ट, एनिलीन, बेंजीन रिंग हैविंग NH2, और देखिए CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड कंडेंस फॉर्म में, CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, ये एसिटाइलेशन करता है। तो एक H हटा के एसिटाइल लगा दीजिए, प्रोडक्ट हो गया NHCOCH3, NHCOCH3। अच्छा, यहां से यहां तक आने में कोई फायदा हुआ? मतलब एसिटाइलेशन के बाद कोई बेनिफिट हुआ? हाँ, रिएक्टिविटी कम हो गई। अब नाइट्रेशन करा दीजिए, फिर HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड करिए। अब नाइट्रेशन कराएंगे, तो अब नाइट्रेशन कराएंगे तो अब मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अब खाली पैरा बना दीजिए बस। अब पैरा बना दीजिए, तो अब प्रोडक्ट बन गया NHCOCH3 और पैरा पर NO2 लगा दीजिए। इसका नाम क्या हो गया? पैरा नाइट्रो एसिटेनाइड। कैन यू रिकॉल ओनली एसिटेनाइड? ओनली एसिटेनाइड ना इज अ पेन किलर, ये सुनना चाह रहे थे हम। ओनली एसिटेनाइड इज अ painkiller. How it is obtained? Acetylite by the nitration of aniline. No, sorry, by the acetylation of aniline. जब एनिलीन का एसिटाइलेशन करते हैं तो एसिटेनाइड बनता है एंड इट इज अ पेन किलर। इट इज मतलब जैसे
हाँ ये सेकेंड वाला कंपाउंड ये, मैं उधर ध्यान दे रहा था उसमें कहाँ लिखा है। अच्छा नहीं हमने जैसे पैरानाइट्रो था तो हमने नाइट्रो हटा के खाली इस पे क्वेश्चन कर दिया कि एसेटाइल आप रिकॉल करिए कि क्या होता है ना। अच्छा फिर इसका ये बन गया तो अब हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करा दी। एरो पे लिखे H+ और OH-, ऑन द एरो राइट H+ और OH-। नीचे अपने नॉलेज के लिए हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब जब हाइड्रोलिसिस किया तो ये एसिटिक एसिड निकल जाता है इसका और NH2 बच जाता है, तो प्रोडक्ट हो गया बेंजीन रिंग हैविंग NH2 और पैरा पर NO2, पैरा पोजीशन NO2। फिर नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करिए, डाइजोनियम सॉल्ट। हेडिंग करिए डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाई फॉर्मेशन आएगा, करेक्ट, इससे डाई फॉर्मेशन है। कलर डाई तो इसी से बनाते हैं। हाँ 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 सॉरी, एक रिएक्शन छूट गया, ठीक है। एक 9th प्रॉपर्टी, हालांकि इसी में भी आ जाएगी वो भी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें आ जाएगी, इसमें रिपीट हो जाएगी। फिर घर पे जाके वहाँ पे लिख लीजिएगा, एनडी में भी आप लिख लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, जब लिखना बंद करिए, सुनिए पहले। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाई का मतलब है 2, एजो मतलब नाइट्रोजन। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो RN2X, RN2X, ये फॉर्मूला गया RN2X। ये R क्या है? अराइल होता है। अराइल क्या होता है? हाँ नहीं, अल्काइल इसलिए नहीं होता है कि वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, ये पॉइंट यहाँ पे दिया है, आगे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो अराइल ग्रुप होगी, तो यस फिनाइल, बहुत अच्छा, फिनाइल। सिंपलेस्ट अराइल इज फिनाइल। अराइल वर्ड, हाँ बेंजाइल भी आ जाएगा, है ना, लेकिन कोई भी अराइल हो सकता है, कोई भी अराइल हो सकता है। और उसके बाद ये जो X हम लोगों ने किया है ClBr, इसको क्या बोले? हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। BF4- एटसेट्रा, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग हेलोजन ही लेते हैं, ज़्यादातर कोई हेलाइड ही हम लोग लेंगे। अच्छा, फिर देखिए नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसका। नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया, दे आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग डाइजोनियम। प्रीफिक्सिंग मतलब पहले लगाया, किसके पहले लगाया? बाय प्रीफिक्सिंग डाइजोनियम टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब ये जो था, पहले इसका नाम लिखेंगे, जैसे अगर रिंग लगी है तो फर्स्ट वी विल से बेंजीन, देन फॉलोड बाय डाइजोनियम। हाँ कौन सा मतलब? नहीं, अभी वहाँ पे बाद में आ रहा है, पहले तो दो वर्ड्स कंप्लीट किए हमने। अभी मैंने नॉमेनक्लेचर किया, R किया और N किया, बस। हाँ, उसके बाद डाइजोनियम आया। सबसे पहले R का नाम लिखा तो R बेंजीन हो गया, फिर N2 को क्या लिखा? डाइजोनियम, डाइजोनियम, और फिर जो अभी आदित्य बोले थे जो X लगा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, जो भी आ गया। तो अब एग्जाम्पल हमने किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल C6H5N2Cl इज नेम्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे नाम हो गया। फिर ये देखे C6H5N2HSO4 बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो जो भी नेगेटिव आएगा नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन लिखिए पहले, राइट, हेडिंग करिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, these diazonium salts have general formula. Diazonium salts have general formula R N2 plus X minus,
R N2 plus X minus, where R stand for an aryl group, stand for an aryl group, aryl को अंडरलाइन करिए, aryl group and X minus n maybe Cl minus, Br minus, HSO4 minus and BF4 minus etc. फिर पैरा चेंज करिए, कॉपी में पैरा चेंज करिए, दे आर नेम्ड बाई सफिक्सिंग। अच्छा मैंने गलत बोल दिया था, मैंने प्रीफिक्सिंग बोल दिया था ना, हाँ गलत था वो, सफिक्सिंग। दे आर नेम्ड बाई सफिक्सिंग डाइजोनियम to the name of parent hydrocarbon, from which they are formed. Then comma, followed by the name of anion, such as chloride, hydrogen sulfate, etc. Full stop. The N2 plus group is called डाइजोनियम। अंडरलाइन करिए, डाइजोनियम। डाई मतलब 2 होता है और एजो मतलब नाइट्रोजन, डाइजोनियम। देन राइट एग्जाम्पल नंबर 1, C6H5N2Cl। दो एग्जाम्पल है, C6H5N2Cl। फिर नाम लिखे डायरेक्टली, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को आगे चल के हम लोग BDC बोलेंगे। एक ही डाइजोनियम सॉल्ट हमको करना ही है, BDC ही करना है ना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, C6H5N2HSO4, C6H5N2HSO4 क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अब तो डाइजोनियम सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या मिला, RN2X। R क्या है, एनी अराइल, N2 2 नाइट्रोजन और X कोई भी एनायन होगा। यूजुअली इट इज अ हेलोजन, फ्लोरीन। अच्छा यहां पे फ्लोरीन एंड आयोडीन को नहीं लिया गया, हाईली रिएक्टिव है, एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए नहीं लेते उसको। तो ज़्यादातर हेलोजन में हम लोग यही यूज करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते हैं, ठीक है। फिर प्रिपरेशन हेडिंग करिए, प्रिपरेशन। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, देयर इज वन एंड ओनली वन प्रिपरेशन और वो भी हम लोग पहले कर चुके हैं। डाई एजोटाइजेशन क्या था,
दैट इज द प्रिपरेशन, वही रिपीट करेंगे हम लोग। डाई एजुटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, विच कंपाउंड फॉर्म्स डाइजोनियम सॉल्ट? एनिलीन, बहुत अच्छा। विच रिएजेंट? हाँ बहुत अच्छा, NaNO2HCl। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सी, 0 to 5 डिग्री सी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें फिनॉल बन जाता है, याद आ गया, फिनॉल बनता है। तो देखिए वही रिएक्शन देखिए, एनिलीन को किसके साथ, ये देखिए NaNO2 प्लस HCl, और ये देखिए ये क्या किया, HCl के आगे 2HCl, ये क्या चक्कर है? हाँ, पहले क्या बनेगा? सबसे पहले इससे फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बनता है। कॉपी में लिखा था हम लोगों ने, जब डाइजेस्टाइजेशन कर रहे थे तो पहले HCl से रिएक्ट कराते हैं, इसमें से एक HCl निकल करके फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बनाता है, फिर अब फिनाइल अमोनियम क्लोराइड को HNO2 नहीं, अगर HNO2 बोला मैंने तो अब HCl बोलने की जरूरत नहीं है। HNO2 ये इसी को कहते हैं ना, NaO2 प्लस HCl को HNO2 कहा जाता है। नाइट्रस एसिड तो हमेशा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? NaO2 प्लस HCl को मिला करके। तो अब HNO2 खाली मैंने बोला बस, और उसके बाद ये क्या है, 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर है, 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर है, तो बस ये डायरेक्टली ये सॉल्ट बन जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एजुटाइजेशन। ठीक है, नोट करिए। केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली लिख लीजिए, बस लिखिए C6H5NH2, C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस 2HCl, NaNO2 प्लस 2HCl। इसको और कैसे लिख सकते थे जो पहले हम लोगों ने लिखा था? मतलब इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहले चाहते तो हम इसको लंबा करके पहले HCl से रिएक्ट कराते, हाँ तब उसको करते हैं, या उसकी जगह डायरेक्टली HNO2 ही लिख देते हैं, तब भी काम बन जाता। ठीक है, तो तीन तरीके हैं रिएक्शन को लिखने के, NaO2 प्लस 2HCl, देन ऑन द एरो 0 to 5 डिग्री सी, 0 to 5 बोलें या केल्विन में बोलें तो 273 278 हो जाएगा। देन गिविंग द प्रोडक्ट C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, शॉर्ट में लिखिए BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हाँ, HCl की जगह नहीं, HBr इज उतना एसिडिक नहीं होता ना, HBr, HCl ज़्यादा एसिडिक होता है। बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइजोनियम नहीं बना सकते हैं। ये देखिए ना, यहाँ तो था ना ClBr, कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। कैसे आएंगे, अभी प्रॉपर्टी में आएगा, अभी केमिकल प्रॉपर्टी में करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ हाँ, एरोमेटिक है तो स्मेल तो रहेगा, एरोमेटिक का मतलब भी वही होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, BDC इज, अब शॉर्ट में BDC कह रहे हैं, BDC इज अ कलरलेस सॉलिड। अच्छा, सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फर्क हुआ? सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत अच्छा। क्या कहा शिशिर ने, किसी को समझ में आया? इकरावन समझ में आया कुछ, क्या कहा इन्होंने? और फिर से बताइए शिशिर। सॉलिड दो तरह के हो सकते हाँ, हैं, एक एमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एमोर्फस एक पाउडर स्ट्रक्चर। और एक और चीज था, क्रिस्टलाइन वालों का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट हाँ होता है, और वो जो दूसरा वाला एमोर्फस किसी भी टेम्परेचर पे
हाँ देखिए सिंपल ये वर्ड याद रखिएगा, क्रिस्टल वर्ड तब आता है जब उनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट होता है। जैसे प्लास्टिक इज ऑल्सो अ सॉलिड, लेकिन प्लास्टिक को मेल्ट करें तो किसी टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगा। अगर ये बॉटल हम मेल्ट करें तो इधर से मेल्ट कर जाएगा और यहाँ ऐसे ही बना रहेगा सॉलिड। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉपर ले लें और इसको मेल्ट करना शुरू करें तो ये पूरा का पूरा एक साथ मेल्ट करेगा। तो तभी बोलते हैं कि इसी को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव गॉट डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, व्हेयरएज अमॉर्फस डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड तो अमॉर्फस भी हो सकता है, तो दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लूकोज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लूकोज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट स्टार्च इज अमॉर्फस, स्टार्च सेलुलोज दे आर अमॉर्फस। तो मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, स्टार्च एंड सेलुलोज का। जो अमॉर्फस होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन जहां सॉलिड बोलते हैं तो सॉलिड क्रिस्टलाइन को ही सॉलिड कहा जाता है। ट्रू सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस को सॉलिड नहीं कहना चाहिए, उसको अमॉर्फस कहना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है फिर पूरी। ठीक है, आगे चलिए। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजॉल्व कर जाता है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, एंड इज स्टेबल इन कोल्ड, एंड इज स्टेबल इन कोल्ड, स्टेबल इन कोल्ड, but reacts with water, reacts with water when warmed, full stop। एक पॉइंट और करेंगे, it decomposes easily, it decomposes easily in the dry state, in the dry state, in the dry state। फिर ये वाला कंपाउंड देखें, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इंट्रोडक्शन में आया था ना, जब BF4 से रिएक्ट कराते हैं तब ये बनता है। ठीक है, लिखिए बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं, वाटर इनसॉल्युबल, सॉरी, वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मतलब BDC का उल्टा हो रहा है। फिर हेडिंग करी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए कैसे डिवाइड किया हम लोगों ने। पहले इसको डिवाइड किया रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जो N2 है वो हट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और दूसरा हम लोग करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ N2। एक में नाइट्रोजन को हटा देंगे, एक में नाइट्रोजन को रिटेन करेंगे। तो आप यहां से स्टार्ट करें, लिखिए फर्स्ट पार्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं लिखते हैं, लिखिए नंबर 1, पहला रिएक्शन करिए रिप्लेसमेंट बाई हैलाइड, रिप्लेसमेंट बाई हैलाइड और साइनाइड आयन, डायरेक्टली रिएक्शन करिए, लिखिए ArN2X,
फिर देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 रिएक्शन एक साथ कर रहे हैं, ArN2X लिख के इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले वाले पे लिखे CuCl/HCl, 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 HCl। तो अब ये करिए, यहाँ पे X को ऐसे सर्किल कर लीजिए और यहाँ HCl में Cl को सर्किल कर लीजिए, तो वही X हटा के हमने Cl लगा दिया, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया ArCl और नाइट्रोजन निकल गया डिकम्पोज करके प्लस N2। फिर उसी तरह सेकेंड पार्ट में CuBr/HBr, CuBr/HBr। अब Br पे गोला बना दीजिए, X हटा के Br लगा दें तो ArBr नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। तीसरा करिए CuCN/KCN, CuCN/KCN, Cn KCN में Cn पे ऐसे गोला बनाइए, तो X हटा के Cn लगा दिया तो ArCN, नाम बोलिए, साइनोबेंजीन। नीचे लिखिए दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन, सैंड-मेयर, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सैंड-मेयर, SANDMEYER, सैंड-मेयर रिएक्शन, सैंड-मेयर रिएक्शन। फिर नंबर 2 करिए रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन। नो स्टॉप राइटिंग, देयर इज अ क्वेश्चन। हमको आइडोबेंजीन बनाना है, क्या करें, आइडोबेंजीन। अब पहली बात तो आइडोबेंजीन नहीं, ये तो इसका आंसर हो गया। इसके पहले हम लोग को क्या पता था कि अगर किससे बनाना है, बेंजीन को आइडोबेंजीन में कन्वर्ट करना था। अभी तक हम लोग अगर क्लोरोबेंजीन बनानी है तो हाँ, बहुत अच्छा, CH3I। अभी तक हम लोग जब क्लोरीनेशन करा रहे थे, क्लोरोबेंजीन कैसे बने, क्लोरीनेशन करा के बनाएंगे, तो क्लोरीनेशन हम लोग कैसे करा रहे थे, अल्काइलेशन करा रहे थे, क्लोरीनेशन अल्काइलेशन करा रहे थे, अल्काइलेशन कराया था, तो उससे आयोडेशन करा दें, आयोडीन को लेके आए हम। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आयोडीन उतना रिएक्टिव होता नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं आ पाता है, तो ARI बनाने के लिए हम BDC का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेंजीन को पहले हमने BDC में कन्वर्ट किया, फिर BDC को KI से रिएक्ट कराया, तब ARI इजीली बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नोट करिए इसका, लिखिए आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड, इस पे क्वेश्चन मिल सकता है आपको, आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड, आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, बेंजीन रिंग डायरेक्टली, बट when BDC is treated, with KI, then comma, iodobenzene is obtained, केमिकल इक्वेशन AR की जगह CCH5 लगा दी, क्योंकि हम लोगों ने BDC लिखा है, यहाँ AR की जगह आप CCH5 लगा दीजिए, CCH5N2Cl, ये BDC हो जाएगा,
C6H5N2Cl प्लस KI, प्लस KI। तो अब यहाँ क्या बनाएंगे, C6H5I इन द प्रोडक्ट इट विल फॉर्म C6H5I, नाम क्या, आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन लिखते रहिए, C6H5I बनाइए और नाम लिखिए आइडोबेंजीन, प्लस वाई साइड प्रोडक्ट KCl प्लस N2, KCl प्लस N2, KCl प्लस N2। फिर एक प्रॉपर्टी और कर दिए, नंबर 3 लिखिए, रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन, रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। नाउ स्टॉप राइटिंग। देखिए पहले तो प्रॉब्लम देखिए, जैसे भी कहा था आइडोबेंजीन में बना सकते, उसी तरह से फ्लोरोबेंजीन में नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन के लिए फ्लोरीन लेना पड़ेगा, फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होती है, तो डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते उसको, लेकिन बीडीसी के हेल्प से इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखिए, व्हेन, हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा, देखिए खुद ध्यान सुनेगा, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव बट फ्लोराइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव, नॉट लेस, लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं करता। देखिए कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगर कोई एसिड होता है, देखिए आपने जो क्वेश्चन किया उस पर आपको और फायदा हो गया। HCl एसिड होता है, इसने एसिडिक करेक्टर कंप्लीट कर दिया, मतलब H+ प्रोड्यूस कर दिया इसने। H+ प्रोड्यूस करने के बाद क्या बचेगा, Cl-। मेरा क्वेश्चन ये, इज इट अ बेस Cl-? हाँ नहीं है, अच्छा। अगर ये नहीं, सुनिए सुनिए, ये H+ एक्सेप्ट करना चाहेगा कि नहीं, तो जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो तो बेस होते हैं। अच्छा, आज H+ एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बनेगा, ये क्या है जो एसिड के साथ H+ एक्सेप्ट करके एसिड बना ले रहा है, ये तो बेस है। बेसिस उन एसिड किसको कहते हैं, जो H+ देते हैं, और जो लेते हैं उसको बेस कहते हैं। तो हमको ये बताना था, जैसे भी आपने ये कहा फ्लोरीन, फ्लोरीन और RF दोनों जस्ट अपोजिट हो जाता है। फ्लोरीन क्या है, इट इज मोस्ट रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव। फ्लोरीन हम लोग टूथपेस्ट में डाल सकते हैं क्या, फ्लोरीन, हाँ अगर, हाँ ये ध्यान देना है आपको, फ्लोरीन नहीं डाल सकते, नहीं एक्सप्लोसिव के अलावा दांत ही उड़ जाएगा एकदम साफ, पूरा साफ एकदम पूरा साफ हो गया भाई। देखिए अगर स्विमिंग पूल में हम लोग क्लोरीन डालते हैं कि क्लोराइड डालते हैं, स्विमिंग पूल में, हाँ क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन इज, अच्छा जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन होती है कि नहीं, होती है कि क्लोराइड होता है ना, क्लोरीन होती है। अगर क्लोराइड हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है फिर उसका, क्लोराइड इज, यही तो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। किसमें, नहीं वो तो अलग की बात है। क्लोरीन का जो मेन वर्क है वो क्या है, इट इज अ डिसइंफेक्टेंट, ये वर्ड आपको रखना पड़ेगा। क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट, क्या किसको कहते हैं, हाँ बैक्टीरिया, वायरस, और हाँ तुरंत किल कर देता है ना, तुरंत किल कर देता है। तो आप जैसे पानी के अंदर, मतलब यही चीज बार बार और रिपीट कर रहे हैं, पानी में हमने सॉल्ट नहीं डाला है, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। क्लोरीन डाला है मैंने,
तो अच्छा पानी में फ्लोरीन डालते हैं तो कैसा रहेगा? फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। हाँ, ये वाला समझ आया? एसिड जो अपना एसिडिकेटर पूरा कर लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेस में कन्वर्ट हो जाता है। Cl माइनस इज द बेस, Cl माइनस इज द बेस। और दूसरी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, जो बेस किसी एसिड से आता है H+ लूज करके, इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपको रटना है HCl हाइफन Cl माइनस, लिखिए कहीं पर HCl हाइफन Cl माइनस इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। लेकिन कैसा? कॉन्जुगेट, कंजुगेट एसिड बेस पेयर HCl हाइफन Cl माइनस। Cl कैसे आया? H+ निकाल करके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा। इन एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर इफ वन मेंबर इज वीकर तो अदर वन इज स्ट्रॉन्गर। HCl कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग, तो ये वीक बेस हो जाएगा। जहां पे लिखा था HCl के नीचे लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां लिखिए वीक बेस। ये किसी कंजुगेट एसिड बेस पेयर की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, H2O3 भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब जरा इसको देखिएगा, CH3 माइनस ये बेस है कि नहीं? और है तो किसका? CH4 का। बहुत अच्छा, ये CH4 का है। हाँ, फिर से बोलिए। ये कंजुगेट पेयर बन गया। अब मेरा क्वेश्चन है, CH3 को अभी तक हम लोग मिथाइल के नाम पे जानते थे, यही होता था CH3 माइनस। हमारा क्वेश्चन है कि CH3 माइनस इज अ व्हाट एवर बेस, स्ट्रॉन्ग और वीक? हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग। वाई? क्योंकि इसका जो कंजुगेट एसिड है वो वीक है। तो इस पर कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर इफ वन मेंबर इज स्ट्रॉन्गर, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो वीकर हो जाता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछते कि CH3 माइनस इज CH3 माइनस और Cl माइनस। पहले तो ये क्वेश्चन करते कि ये दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जिसको नहीं पता तो उसको लगेगा ये बेस कहाँ है। पहले तो वही क्वेश्चन खत्म हो जाता है उसका कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आंसर क्या है? CH3 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इसका कंजुगेट एसिड वीक है, तो उसी के पेयर से होता है। ठीक है, बस ये अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। अभी हुआ कि नहीं हुआ ये, तो ऐसे छोड़ दीजिए। फ्राइडे को हम लोग कंटिन्यू और फ्राइडे को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।